जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समूह का नाम है क्वाड। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंश्योर एंड सपोर्ट फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। हालांकि क्वाड ने कभी ऑफिशियली चाइना का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसके अलावा इस ग्रुप में कॉमन रेफरेंसेस है क्रिएशन ऑफ अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रीजनल आर्किटेक्चर, रूल्स ऑफ द रोड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट और एशियान सेंट्रलिटी को लेकर। 2007 में जब शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, हालांकि वो अभी भी 2020 में भी हैं, पर उस समय उन्होंने ये एनविजन कर लिया था कि आने वाले समय में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए एशिया और बाकी रीजन्स की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उन्हें एक साथ आना पड़ेगा, ताकि चाइना साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपनी दादागिरी यानी हेजमनी ना स्टार्ट कर दे। क्योंकि जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा था, आने वाले 10 साल में ये लग रहा था शिंजो आबे को कि चाइना एक बहुत बड़ी इकॉनमी और मिलिट्री पावर बनकर उभरेगा। 2007 में जापान ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप होना चाहिए जिसके अंदर डिफेंस और इकोनॉमी की बात की जाएगी। हालांकि उसमें प्राइमरी डिफेंस एक्सरसाइज सबसे ऊपर आती थी। इसका एग्जाम्पल मलाबार नेवल एक्सरसाइज, उसमें पहली बार 2007 में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया। जापान का जो ओकिनावा आइलैंड है उसके करीब चारों कंट्रीज़ और साथ में सिंगापुर ने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उस समय, हालांकि अभी भी चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, पर उस समय ऑस्ट्रेलिया चाइना पर काफ़ी डिपेंडेंट था उसके एक्सपोर्ट्स के लिए, मेनली जो है ऑस्ट्रेलिया का कोल। तो जैसे ही चाइना ने ये देखा कि एक ग्रुप फॉर्म हो चुका है, नेवल एक्सरसाइजेस चल रही हैं, तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को थ्रेटन किया कि वो ऑस्ट्रेलिया का कोयला खरीदना बंद कर देगा अगर ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में बना रहा। और उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे केविन रुड। उनके हिसाब से चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उनके हिसाब से किसी क्वाड ग्रुप की ज़रूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया को अभी, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस क्वाड ग्रुप से पुल आउट कर लिया। और चाइना को खुश करने के लिए इन्होंने ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया किसी क्वाड ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा और ना ही किसी नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा जो चाइना की टेरिटरी के काफ़ी करीब हो और एशिया की बाकी पावर्स भी जिसमें पार्टिसिपेट कर रही हो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इन दिसंबर 2012 शिंजो अबे ने अपने इसी कॉन्सेप्ट को वापस से उछाला और उसे नाम दिया एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, जिसमें इंक्लूड किया जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए द मैरीटाइम कॉमन्स फ्रॉम द इंडियन ओशन टू द वेस्टर्न पैसिफिक। नवंबर 2017 में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के बीच फिर से इस ग्रुप को लेकर हलचल दिखी और उसी साल इन सारी कंट्रीज़ के बीच क्वाड ग्रुप को लेकर एक मीटिंग चली, जिसमें इन चारों कंट्रीज़ के जॉइंट सेक्रेटरी या उसी लेवल के ऑफिशियल्स शामिल थे। और इंडिया की तरफ से प्रणय वर्मा और विनय कुमार गए थे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी। अब देखते हैं कि आखिर ये ग्रुप हर कंट्री के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंडिया की। तो आपको पता ही होगा कि आखिर कैसे दिन पर दिन चाइना एक एग्रेसिव कंट्री बनते जा रहा है, जो कई बार वायलेट करते रहता है इंटरनेशनल नॉर्म्स को। इसका एग्जाम्पल मैं लूँगी रीसेंट लद्दाख स्टैंड ऑफ। वैसे ये स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना के बीच पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी ऐसे क्लैशेस देखने को मिले थे। जब 2019 में ममल्लापुरम, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर शी जिनपिंग की विज़िट थी, उसके कुछ ही दिनों में चाइना की तरफ से टेरिटोरियल रिक्लेम और इंटरनेशनल नॉर्म्स को तोड़ते देखा गया था। वैसे चाइना सिर्फ इंडियन टेरिटरी पर ही नहीं बल्कि पूरे साउथ चाइना सी को भी रिक्लेम करता है। और इन सब के अलावा चाइना की बढ़ती इकॉनमी और मिलिट्री पावर, जो कि एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज है इंडिया के लिए इन साउथ एशिया एंड साउथ चाइना सी। इसका एग्जाम्पल है चाइनाज डेप ट्रैप एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
वैसे चाइना की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को देखते हुए इंडिया केयरफुली बैलेंस करता है, एक तरफ चाइना को और दूसरी तरफ यूएसए को। जापान की बात करें तो चाइना और जापान के बीच भी मैरीटाइम टेंशन्स चल रहे हैं डिस्प्यूटेड आइलैंड्स को लेकर। वैसे जापान ने लद्दाख स्टैंड ऑफ का मौका देखते ही इन आइलैंड्स का स्टेटस चेंज कर दिया है। और वैसे पिछले ही दशक में जापान ने एक्सप्रेस किया था कंसर्न रिलेटेड टू चाइनाज टेरिटोरियल ट्रांसग्रेशन इन द रीजन। वैसे अगर इकोनॉमी की बात करें तो चाइना भी बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है जापान के लिए, जस्ट लाइक इंडिया। इसलिए चाइना की इम्पोर्टेंस को देखते हुए जापान बैलेंस करता है इकोनॉमिक नीड एंड टेरिटोरियल कंसर्न विद चाइना। यूएसए तो यूएसए की भी एक पॉलिसी है नियंत्रित करना चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस इन ईस्ट एशिया, और यूएसए इस कोalition को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है टू रिगेन इट्स इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और तो और जो यूएसए है उसने डिस्क्राइब किया है चाइना अलोंग विद रशिया एज अ स्ट्रैटेजिक राइवल इन इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं कंसर्न है चाइना के बढ़ते इंटरेस्ट को लेकर इन इट्स लैंड, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फ्लुएंस ऑन इट्स यूनिवर्सिटीज़। ये तो साफ है कि ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट है ऑन चाइना बाय इकोनॉमिकली and also has continued its commitment to a comprehensive strategic partnership with China। तो अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं आखिर इस ग्रुप के सामने। तो पहला चैलेंज है चाइना's टेरिटोरियल क्लेम। वैसे अभी ही मैंने आपको बताया था पर वापस से इस बारे में बता देती हूँ। तो चाइना इंडिया के टेरिटरीज पर तो रिक्लेम करता ही है, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, लेकिन साथ ही में चाइना नेपाल और भूटान के टेरिटरीज पर भी रिक्लेम करता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे जो क्रूशियल रीजन है वो है साउथ चाइना सी, जिस पर चाइना रिक्लेम करता है। Wait a minute. Who are you? अब दूसरा जो चैलेंज है वो है चाइनाज क्लोजनेस टू आसियान। तो RCEP रीजनल कॉपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज़ अ रीसेंट example of China's increasing influence over ASEAN nations। और इसके अलावा चाइना के वजह से आसियान नेशंस में फूट भी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ है आसियान में जो चाइना के साउथ चाइना सी में डोमिनेंस पर कुछ नहीं बोलती हैं। तीसरा है इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना। तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि चाइना पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग क्वाड मेंबर्स लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो अब अगर इंडो पैसिफिक रीजन में अगर किसी एक कंट्री के डोमिनेंस को कम करना है तो क्वाड मेंबर्स को वापस से रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, जैसे कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप से पुल आउट कर लिया था चाइना के प्रेशर में। हालांकि इस कोविड-19 के समय क्वाड मेंबर्स की एक्टिवनेस देखने को मिली है, और इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन विद आसियान नेशंस ऑन इश्यूज ऑफ रीजनल इम्पोर्टेंस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वाड मेंबर्स को अपनी डिपेंडेंस को करना पड़ेगा कम ऑन चाइना।